अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है चकोरी का स्याह आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं J.E. कैरिंगटन टर्नर, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। उस रात मैं नरबत सिंह के मकान ही में रहा। आधी रात के बाद चीते के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। वो गांव के आसपास घूम रहा था, लेकिन आग के शोलों से डर कर करीब ना आता था। मैं चुपके से उठा, अपनी राइफ़ल संभाली और घर से बाहर निकल गया। आवाज़ कभी मशरिक़ से आती, कभी मग़रिब से। ऐसा मालूम होता था कि चीते को किसी एक जगह करार नहीं। चीते की गरज सुनकर बेचारे लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, मैं इसका अंदाज़ा बखूबी कर सकता था। वाक़या ये है कि अगर जंगली दरिंदों की शक्ल में ऐसी नागहानी बलाएं इन सादा लो और शरीफ देहातियों पर नाज़िल ना हों, तो इनकी ज़िंदगी गोया बहशत का नमूना है। आग के कई छोटे बड़े अलाव रोशन थे और उन्होंने गांव को हर तरफ से महफूज कर रखा था। मैं अंदाज़े से एक सिमत में चला, लेकिन चंद लम्हे बाद इल्म हुआ कि मेरा रुख मग़रिब की तरफ है। चीता मुझसे नामालूम कितने फासले पर था, इसका सही अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया। माहिर और तजर्बेकार शिकारी ही रात के वक्त जंगल में दरिंदे की पुकार सुनकर सही अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस रुख पर और कितनी दूर है। बहरहाल इतना तजर्बा तो मुझे था कि चीता ज़्यादा दूर नहीं होगा, और चूँकि उसे भूख सता रही है इसलिए गांव के नज़दीक आकर बोल रहा है। दरख्तों के एक हैबतनाक झुंड के नज़दीक पहुंचकर मैं रुक गया और इंतज़ार करने लगा कि चीता कब ललकारता है। दरख्तों पर पनाह लिए हुए परिंदे बिल्कुल चुप थे, और हद ये है कि वो हशरातुल अर्स भी जो रात के सन्नाटे में घास के अंदर छुपकर शोर मचाते हैं, चीते के खौफ से सहमे हुए ज़रा भी आवाज़ ना निकालते थे। यकायक एक गीदड़ झाड़ियों में से चीखता चिल्लाता निकला और बेतहाशा दौड़ता हुआ मशरिक़ की तरफ चला गया। इसके बाद तो जैसे गीदड़ों का तांता बन गया। इसका मतलब यह था कि चीता वाकई मग़रिबी हिस्से में है और इधर उधर घूम फिर रहा है। गीदड़ों के निकल भागने का सबब इसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। गीदड़ों के बाद लकड़ भग्गों की बारी आई। ये अजीबुल खलकत जानवर मुज़हका ख़ेज़ अंदाज में उछलता कूदता नमूदार हुआ और उस राह पर गायब हो गया जिधर गीदड़ गए थे। अब मैं अपनी जगह चौकस और पूरी तरह ख़बरदार था। हवा थम गई और सरगोशियाँ करती हुई दरख्तों की टहनियाँ खामोश हो गईं। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज़ हुई। मैं एक दरख्त के तने के साथ लग कर खड़ा था। मशरिक़ की जानिब उफ़क़ पर धुंधली धुंधली सी रोशनी फैलनी शुरू हुई। ये चाँद निकलने के आसार थे। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि चीते के नमूदार होने से पहले पहले चाँद इतना बुलंद हो जाए कि उसकी रोशनी जंगल के इस हिस्से को मुनव्वर कर दे। ऐसा मालूम होता था कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। चाँद इस सूरत से आसमान पर उठ रहा था, गोया मिनटों के अंदर अंदर पूरी राह तय करना चाहता है। मैंने घड़ी में वक्त देखा। चमकती हुई सुइयों ने बताया 2 बजने वाले। अब इतनी रोशनी हो गई थी कि मैं 50-60 फुट के फासले तक बखूबी देख सकता था। चीता खिलाफ़े तवक्को खामोश था। मुमकिन है उसे मेरी मौजूदगी का पता चल गया। अगर ऐसी बात है तो वो इधर का रुख ना करेगा। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। बेहतर यही है कि उसके गार का पता लगाया जाए। इस तरह उस मुज़ी को हलाक करने में आसानी रहेगी। 1 घंटा और गुज़र गया। सुबह काज़िब के आसार नमूदार होने लगे। चाँद अब नीचे उतर रहा था और ठंडी हवा के झोंके मामूली वक्फ़ों के बाद चलने शुरू हो गए। मेरी आंखें नींद और थकन के बायस बार बार बंद होने लगीं, लेकिन चीते की वजह से हरकत ना कर सकता था। मैं खूब जानता था कि ये दरिंदा कैसा यार और मक्कार होता है।
اس سے کچھ بعید نہیں کہ میرا تعقب کرے اور موقع پا کر مجھ پر ہلہ بول دے۔ مان درخت پر بیٹھا ہوا کوئی الو اپنی منحوس آواز میں چیخ اٹھا اور فوراً ہی پھڑ پھڑا کر اڑا۔ میری انگلیاں رائفل کے دستے پر سختی سے جم گئیں۔ درختوں کے پیچھے روپوش ہوتے ہوئے چاند کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ ایک قدآور اور ڈراؤنی شکل کا سیاہ چیتا سائے کی مانند حرکت کرتا ہوا چپکے چپکے میری جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ قطعی گھات میں تھا اور اس احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے پنجوں کے نیچے کچلے جانے والے خشک پتوں میں چرچراہٹ کی آواز بھی پیدا نہ ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس آدم خور درندے کو دیکھ کر میرا کلیجہ بیٹھ گیا اور ہاتھ پیروں میں سے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ پچھلی بائیں ٹانگ سے کچھ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں اپنی جگہ دم سادے کھڑا رہا۔ ہوا اور تیز ہو گئی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ چیتا اور قریب آ گیا، مگر وہ مجھ سے بے خبر کسی اور کی تاک میں تھا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ دراصل وہ لکڑ بھگوں کے پیچھے آیا تھا جو اب بھی قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اب میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں کے درمیانی حصے کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ خدا کی پناہ! وہ گرج تھی جیسے توپ چلی ہو۔ چیتے نے جست کی اور میرے 15-20 فٹ قریب آ کر گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ایک اور فائر کیا۔ اس مرتبہ گولی اس کی کن پٹی میں لگی اور وہ مزید آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ ایسا ظالم درندہ یوں پہلے ہی موقع پر مارا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے بے ہوش ہو گیا، چنانچہ میں نے احتیاطاً ایک اور گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دی۔ آدھے گھنٹے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ گاؤں کی طرف سے لوگ لالٹینیں اور مشلیں لیے چلے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے چیتے کی لاش دیکھی تو جوش مسرت سے پاگل ہو گئے۔ مجھے کندھوں پر اٹھا لیا گیا اور پھر چند آدمیوں نے رسی باندھ کر چیتے کو گاؤں تک گھسیٹا۔ میں خوشی خوشی نربت سنگھ کے گھر گیا۔ وہ اپنی چارپائی پر آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ میں نے جھک کر کہا، نربت سنگھ، میں نے آدم خور کو مار ڈالا، باہر اس کی لاش پڑی ہے۔ نربت سنگھ نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جولائی سن 1968۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔